आरोग्यम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मैं हूं नवीन सिसोदिया। नवीन, एक बेहतर सेहत के लिए हाथों को साफ रखना कितना जरूरी है, ये तो कोरोना ने हमें सिखाई दिया है। जी बिल्कुल मंदाकिनी जी, हालांकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि गंदगी सबसे बड़ा रोग होता है जिसके जरिए तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं। फिर भी हम लापरवाही कर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे अभी अभी तुमने आंखों को छुआ है ना, और इससे पहले तुमने न जाने कितनी चीजों को छुआ होगा। सॉरी फॉर दैट मंदाकिनी जी, वाकई यही लापरवाही हमें बीमार कर जाती है। तो इसी लापरवाही को ध्यान में रखते हुए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर निशांत वर्मा। आप एमडी मेडिसिन हैं, डीएनबी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हैं और पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में भोजन, नली, पेट, आंत, लीवर, पित्त, पेनक्रियास और एंडोस्कोपी संबंधी समस्याओं का उपचार भी करते हैं। डॉक्टर निशांत वर्मा, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद नवीन और धन्यवाद मंदाकिनी जी। मंदाकिनी जी, 28 जुलाई यानी आज ही के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है। हाँ नवीन, तो क्यों न डॉक्टर साहब से हम हेपेटाइटिस पर ही बात कर लें, यही कहना चाहते हो ना? जी तुम? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब से हम आज इसी खास विषय पर बात करेंगे। नवीन डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, फिर भी हम पूरी तरह से इसके बारे में नहीं जानते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है, क्या बीमारी है ये, और ये कैसे फैलती है। जी नवीन, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो हेपेटाइटिस एक आम शब्द हो गया है। आजकल सब लोग हेपेटाइटिस को कहीं ना कहीं से सुनते हैं, बट अगर इसका एकदम साधारण भाषा में मैं बताना चाहूँ तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर का इन्फेक्शन। हालांकि कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जिसमें बिना किसी इन्फेक्शन की वजह से भी लीवर के अंदर हेपेटाइटिस की दिक्कत आती है, तो इसे हम सामान्य भाषा में सिर्फ लीवर की सूजन एक तरह से बोलेंगे। तो हेपेटाइटिस जो है वो बहुत से कारणों से होता है। इसके अंदर कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि जैसे कई बार वायरस के इन्फेक्शन से होता है, कई बार जिन व्यक्तियों में ज़्यादा मोटापा है उनकी वजह से भी लीवर के अंदर जो फैट की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार लीवर के अंदर सूजन आती है, तो उसे भी हेपेटाइटिस कहा जाता है। कई बार कुछ अन्य ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी लीवर के अंदर जो सूजन है वो आ जाती है। तो ऐसे सभी प्रकार के कारण जिसकी वजह से लीवर हमारा कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे सभी कारणों को हम एक सामान्य भाषा में हेपेटाइटिस कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो नवीन ने जैसा कि कहा कि हेपेटाइटिस के बारे में हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं, लेकिन वाकई हेपेटाइटिस है क्या, ये पूरी जानकारी आम आदमी को नहीं होती। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके आरंभिक लक्षण क्या हैं और ये कितने प्रकार का होता होगा। तो हेपेटाइटिस में जो मुख्य कारण होते हैं वो वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से होता है। और हेपेटाइटिस कई बार वजन ज़्यादा रहने की वजह से, जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से भी लीवर के अंदर हेपेटाइटिस हो जाता है। तो अब लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस जो है वो एक पूरी तरह से एक बीमारी नहीं है, यह एक तरह का लक्षण ही कहेंगे हम, क्योंकि कई बार हेपेटाइटिस होता है वो किसी भी प्रकार के लक्षण के साथ में सामने आ सकता है। जैसे इसको सामान्य लोग यह समझते हैं कि जब उन्हें पीलिया होगा या उन्हें जैसे जॉन्डिस होगा तभी वो लीवर से संबंधित हो सकता है, उसी को वो हेपेटाइटिस मानते हैं, बाकी किसी लक्षण को वो ज़्यादातर हेपेटाइटिस नहीं मानते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस जो है वो किसी भी प्रकार के लक्षण के साथ आपके उपस्थित हो सकता है। तो इसमें कुछ लक्षण जैसे होते हैं, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा थकान होना, कई बार लोगों को हल्का हल्का बुखार रहता है, कई बार लोगों को जोड़ों में दर्द या कुछ समय के लिए हल्के शरीर पे रैशेज़ आना, इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं जो भी कई बार हेपेटाइटिस से संबंधित हो सकते हैं। और कई बार ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये हेपेटाइटिस कई बार बिना किसी लक्षण के ये हमारे शरीर में मौजूद रहता है और हमें इसका बिल्कुल एहसास भी नहीं होता है। और जब हमें पता तभी लगता है जब हम किसी ना किसी वजह से हमारे लीवर के फंक्शन टेस्ट, जिसे एलएफटी बोलते हैं, अगर जब हम एलएफटी कराते हैं उसमें हमें पता लगता है कि हमें तो लीवर के अंदर हेपेटाइटिस है। कहते हैं कि हेपेटाइटिस लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे आम बीमारी है, ये कैसे? विस्तार से बताइए और ये भी बताइए कि किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। हेपेटाइटिस बहुत से प्रकार के वायरस होते हैं, उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है, या कई बार शरीर में ज़्यादा मोटापा होता है, या कुछ अन्य कारणों भी होते हैं जिसकी वजह से लीवर के अंदर एक तरह से सूजन आ जाती है। तो अब ये अगर इसमें देखा जाए कि लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली ये एक आम बीमारी है। अब होता इसमें ऐसा है कि जब भी किसी वायरस का हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो जो हेपेटाइटिस जो वायरस करते हैं उसमें मुख्यतः 3-4 तरह के वायरस रहते हैं। उसमें हेपेटाइटिस ए,
हेपेटाइटिस ई, जी। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो ए और ई मैंने पहले इसलिए बोला है क्योंकि ये दो वायरस एक अलग तरीके से फैलते हैं और हेपेटाइटिस बी और सी अलग तरीके से शरीर के अंदर संक्रमित होते हैं। जी। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ज़्यादातर दूषित खाने पीने की वजह से होता है और इसके लक्षण भी ज़्यादातर समय पे हमें पता लग जाते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर या संक्रमित व्यक्ति के रक्त के चढ़ाने से या फिर कई बार माताओं से डिलीवरी के टाइम पैदा होने वाले बच्चों को भी हो जाता है। जी। तो अब हेपेटाइटिस ए और ई है वो एक तरह से देखा जाए तो एक सामान्य इन्फेक्शन होता है लीवर का। कुछ समय के लिए वो लक्षण प्रकट करता है, जैसे शुरुआती लक्षणों में पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान, उल्टी, पेट दर्द और पीलिया जैसी संबंधित शिकायतें होती है। तो उसकी कुछ समय के बाद में हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो अपने आप से शरीर से चला जाता है। जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उससे अच्छे से उस वायरस के खिलाफ जो भी इम्यूनिटी होती है उसको डेवलप कर लेती है और एक समय के बाद में हेपेटाइटिस ए और ई से इंसान जो होता है वो ठीक हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि इससे लीवर को किसी भी तरह का परमानेंट या लंबे समय तक कोई नुकसान नहीं होता है। बट हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, 1 या 2% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई शुरुआती समय में भी काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है और ऐसे में लीवर, जिसे हम सामान्य भाषा में लीवर का फेल होना बोलते हैं, एक्यूट लीवर फेलियर जैसी कंडीशन भी हो जाती है। जी। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और सी की, तो ये दो इस तरह के वायरस हैं जो एक बार शरीर में जैसे संक्रमित हो गए हैं तो ये लंबे समय तक हो सकता है आपको कोई लक्षण कभी भी प्रकट ना करें। आपने कभी अपने रूटीन टेस्ट करवाए या आपको कभी कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ी, उस समय आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी जो सामान्य जांचें कराते हैं उसमें आपको पता लगता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है कि लोगों को एक दिन सडनली पता लगता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको पहले कभी किसी तरह की दिक्कत हुई, तो ज़्यादातर केसेस में मरीज को यह नहीं पता रहता है कि उसे संक्रमित हुआ इस चीज़ से और उसे इस तरह का पहले कभी किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होती है। तो यह एक तरह से शांत संक्रमण हेपेटाइटिस बी और सी का होता है। लेकिन ये होता शांत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शरीर को हल्का नुकसान पहुंचाता रहता है, जो कि सामान्य इग्नोर करते हैं या फिर हम लोग कई बार अपने टेस्ट वगैरह समय पे नहीं करवाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। तो ये एक तरह से उपेक्षित रह जाती है जो बीमारी है और बाद में जाकर जब उसके लक्षण हमें पता लगने लगते हैं तब हमें ये पता लगता है कि हमें हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन तो काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें हेपेटाइटिस ए, ई और बी के बारे में एक जानकारी दी है। ये भी कहा जाता है कि जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो सबसे आम है, क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि दूषित खाने और दूषित पानी के सेवन से ये फैलता है और इसे एक्यूट वायरस हेपेटाइटिस ई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जैसा कि अभी आपने ये भी बताया कि जो हेपेटाइटिस बी है वो लोगों में पाया जाता है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, किसी जांच में ध्यान नहीं जाता हमारा और हमारे भीतर हेपेटाइटिस बी होता है जो कि साइलेंट किलर के रूप में काम करता रहता है, शांत संक्रमण जिसे हम कहते हैं, और जब हमें पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो हेपेटाइटिस बी है ये कैसे फैलता है और ये ए या ई से कैसे अलग है? हम हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये इसका पता लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया पहले कि हेपेटाइटिस ए और ई है वो दूषित खाने पीने से होता है और ज़्यादातर केसेस में ये होता है, कुछ समय के लिए मरीज को पीलिया होता है और वो ठीक हो जाता है। जबकि हेपेटाइटिस बी जो मुख्य कारण है फैलने के, वो या तो संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर या फिर संक्रमित व्यक्ति का खून अगर आपको चढ़ता है तो आपको हेपेटाइटिस बी होने का खतरा रहता है उसमें, या फिर जो माताएं जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं तो जब डिलीवरी के टाइम जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो द्रव्यों का आदान प्रदान होता है उसकी वजह से भी कई बार बच्चों में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण माताओं से हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये 3 मुख्य कारण हैं। उसके अलावा कुछ अन्य कारण होते हैं जैसे जो कि ज़्यादा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, जैसे कई बार आपको किसी संक्रमित निडल से या फिर संक्रमित कुछ सीजर से चुभ जाती है आपको, या उसके अंदर आपका उसका प्रिक हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी कई बार हेपेटाइटिस बी संक्रमित हो जाता है। बट ये हवा से फैलने वाला वायरस नहीं है, ये ना दूषित खाने पीने से होता है। डॉक्टर साहब, क्या हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीके उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल, 4 तरह के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी। तो इसमें इलाज तो लगभग सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ हेपेटाइटिस के वायरस ऐसे हैं जिनके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिसे हम टीका भी कहते हैं। तो इसमें जो हेपेटाइटिस के वायरस हैं जिनके लिए उपलब्ध है उनमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी
ये दोनों हैं जिनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अब इसमें भी मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आजकल तो वैसे बच्चों को जन्म के टाइम ही हेपेटाइटिस बी का टीका लगने लगा है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले जब उस समय ये इतना वाइड स्प्रेड ना इसके बारे में जानकारी उपलब्ध थी, ना ही ये टीका उस समय इतना लगाया जाता था। आजकल तो सभी बच्चों को लगाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो हर व्यक्ति को ज़रूर से करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो रखा है तो ऐसे व्यक्ति में संक्रमण के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। उसको संक्रमण अगर हो भी जाता है तो भी वायरस शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर सकता, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है और वो शरीर में लंबे समय तक वायरस रहता है, तो किसी भी प्रकार की दवाई से उसका 100% उसका इलाज करना संभव नहीं होता है, और दवाइयों से सिर्फ वायरस को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा जाता है। वो वायरस को पूरी तरह शरीर से उसका उन्मूलन करना लगभग ना के बराबर होते। तो डॉक्टर वर्मा, आम आदमी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। और जो व्यक्ति जिनको कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हम पूछते हैं कि आपने बी का वैक्सीनेशन करवाया, उनको कई बार ये मालूम भी नहीं होता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स को भी कई बार नहीं आइडिया होता है कि, तो ऐसे केसेस में भी कुछ जांचें होती है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो है या नहीं। अगर उसके शरीर में इम्यूनिटी है, इसका मतलब वो पहले या तो कभी उसका वैक्सीनेशन हुआ है या फिर कभी वो संक्रमित हुआ था, उसके वो वजह से वो 100% ठीक हो गया है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, और उसके लिए जो भी जांच आवश्यक होती है वो आप करवा के आप अपना जो भी स्टेटस है पता कर सकते हैं। डॉक्टर निशांत, हेपेटाइटिस सी के बारे में भी श्रोता थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या हैं और उपचार किस तरह संभव है? हेपेटाइटिस बी और सी, जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों के संक्रमण का जो तरीका होता है वो एक जैसा होता है, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध से, या फिर संक्रमित व्यक्ति के खून के चढ़ने से, या फिर माताओं से बच्चों में भी डिलीवरी टाइम हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हो सकता है। अब हेपेटाइटिस बी और सी वैसे तो दोनों ही एक तरह से शांत संक्रमण रहते हैं। कई बार इनका ज़्यादातर केसेस में पहले कोई लक्षण आते नहीं हैं। जो मुख्य अंतर है हेपेटाइटिस बी और सी में, वो ये है कि हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाइयाँ उपलब्ध है, और इसका जो उपचार होता है वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जो कि यूजुअली 3 महीने तक इसकी दवाइयाँ चलती है, जो कि सरकारी केंद्रों पे भी उपलब्ध है, अब निःशुल्क उपलब्ध है, वहाँ से भी बिल्कुल निःशुल्क उपचार मिलता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी में जो मुख्य अंतर ये है कि हेपेटाइटिस सी में अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हुआ है और अगर उसको टाइम पे हम उसका निदान कर लेते हैं, उसका डायग्नोसिस हो जाता है, तो 3 महीने के उपचार के बाद हेपेटाइटिस सी लगभग 99.9% केसेस में वो शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता, वो शरीर से उसका पूरी तरह से उन्मूलन हो जाता है। जबकि हेपेटाइटिस बी में अगर उसकी दवाई शुरू की जाती है तो उसके अंदर ज़्यादातर केसेस में दवाई को लंबे समय तक या कई बार उम्र भर भी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वायरस का जो लेवल है वो बॉडी में एक बहुत ही कम स्तर पे रहता है, तो वह ज़्यादा आगे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हेपेटाइटिस सी में 3 महीने के बाद में दवाइयाँ पूरी तरह बंद हो जाती है, और आगे फ्यूचर में कभी भी हेपेटाइटिस सी से दोबारा इस तरह दिक्कत होने का कोई खतरा फिर नहीं रहता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं, क्या ये एड्स के मरीजों में पाया जाता है? हाँ, हेपेटाइटिस सी का ऐसा है कि जो इसके संक्रमण के जो तरीके होते हैं, जैसे वो ब्लड के चढ़ने से होता है, या कई बार असुरक्षित यौन संबंध से, या कई बार ये होता है कि जो पेशेंट होते हैं जो HIV से संक्रमित हैं, उनमें भी कई बार ज़्यादातर ऐसे देखे गए हैं कि उनको अंदर एक से ज़्यादा तरह के वायरस का इन्फेक्शन होता है। HIV के साथ साथ कई बार उनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों तरह के वायरस का भी इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत प्रकार के वायरस एक साथ संक्रमित होने की वजह से इनके अंदर लीवर के कमज़ोर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर जो व्यक्ति जिनको HIV का भी संक्रमण है और साथ में हेपेटाइटिस सी से भी वो ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने लीवर की विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, और नियमित रूप से चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या इसे यकृत कैंसर के रूप में भी माना जाए?
जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित है उसको यकृत कैंसर होगा ही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि 10-20 साल पहले कभी किसी को हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण हुआ है और उसको लंबे समय तक पता ही नहीं लगा कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है। तो धीरे धीरे ये वायरस कहीं ना कहीं लीवर को जो होता है वो हल्का हल्का नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और लीवर एक बहुत ही सहनशील ऑर्गन होता है, उसके कई बार कोई लक्षण नहीं प्रकट होते हैं जी। या हल्के फुल्के जो लक्षण होते हैं उसको लोग ज़्यादातर छोटी मोटी बीमारी समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं या थोड़ा बहुत कुछ इलाज लेते हैं जिससे उनको आधा अधूरा जो आराम मिलता है वो उसको इस तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर हेपेटाइटिस बी और सी का उपचार ना हो और ये वायरस लंबे समय तक शरीर में मौजूद रहें तो आगे जाके 10 से 15 सालों के अंदर ये कई बार लीवर को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। और जब लीवर एक बार कमज़ोर हो जाता है जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में लीवर का पुनः वापस पुरानी जैसी स्थिति में आना लगभग नामुमकिन होता है। तो उसके बाद में लीवर से आगे होने वाले जो नुकसान होते हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाते हैं। तो उसके अंदर जैसे बार बार पेट में पानी का भरना, पीलिया का बढ़ना, कई बार खून की उल्टियाँ होना, पैरों में सूजन आना, तो इस तरह की समस्याएं होती है और ये आगे जाके एक लीवर कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो हाँ, बिल्कुल खतरा जरूर रहता है। हेपेटाइटिस बी और सी के जो इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनमें लीवर कैंसर का रिस्क रहता है, बट सभी मरीजों को ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। समय पे उपचार मिले, समय पे दवाइयाँ चलती रहे, चिकित्सक को बराबर रूप से दिखाते रहें तो लीवर कैंसर से होने वाली जो भी समस्याएं उनको हम बहुत पहले ही की स्टेज पे हम बिल्कुल रोक सकते हैं उनको। जी डॉक्टर वर्मा, आपने बताया कि किस तरह से ए, बी और जो हेपेटाइटिस सी और ई है वो अलग अलग हैं। डॉक्टर वर्मा, ए, बी, सी और ई में से कौन सा संक्रमण सबसे ज़्यादा आम है? देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, ये सबसे ज़्यादा आम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इनसे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है और ज़्यादातर कई बार लोग इसको डॉक्टर को दिखाने भी नहीं आते हैं। जैसे गांव में किसी को संक्रमण हुआ तो लोग यूजुअली झाड़ फूंक में या फिर कुछ देसी दवाइयों में ही उसमें यकीन करते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई एक नेचुरल कोर्स होता है उसके अंदर, जिसके अंदर पहले शुरुआती लक्षणों में पीलिया होगा, मरीज को पेट में दर्द, उल्टी वगैरह ये सब रहती है। तो धीरे धीरे पीलिया का लेवल बढ़ता है और आगे आने वाले 2 से 3 सप्ताह में वो पीलिया अपने आप से धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उन वायरस को शरीर से बिल्कुल क्लियर कर देती है। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो अपने आप से ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में कई बार लोग आते भी नहीं हैं डॉक्टर को दिखाने, उन्हें लगता है कि वो झाड़ फूंक से ठीक हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी वजह से वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ खतरा रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही एकदम इनका कोई भी खतरा नहीं है और डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। कई बार हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से लिवर सेल फेलियर हो जाता है, जिसकी बहुत तुरंत उपचार करना जरूरी है और उसमें कई बार लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती है, नया लिवर लगाना पड़ता है उसमें। तो ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है, 1 से 2% केसेस में ही होता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो शुरुआती कुछ जांचें होती है जिनसे पता लग जाता है कि मरीज का हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से लीवर में ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। अगर ज़्यादा नुकसान है तो उसको समय पे इलाज करने से उसकी बिल्कुल जान बचाई जा सकती है। ज़्यादातर बाकी केसेस में 97-98% में मरीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 से 2 सप्ताह या ज़्यादातर 3 सप्ताह के अंदर वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो हमें किसी भी हेपेटाइटिस को लेकर इजी नहीं होना है और अपना इलाज बाकायदा करवाना है। बिल्कुल। क्या हेपेटाइटिस बी या अन्य वायरस से संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है? क्या इस सब का उपचार संभव है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है नवीन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस वायरस से संक्रमित लोगों को कई बार लक्षण बिल्कुल आते ही नहीं हैं। 10-10, 15-20 साल तक उनको पता ही नहीं लगता है कि उनके शरीर में हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन है। तो ये तो बात हुई कि नॉर्मल जीवन वो बिल्कुल जी सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, अगर हम थोड़ी और सतर्कता बरतें इसमें, तो जो कुछ केसेस होते हैं, जो 15-20% केसेस होते हैं जिसमें लीवर को हल्का नुकसान पहुँच रहा होता है जो कि पता नहीं लगता है, तो वो अगर हम समय पे उसका डॉक्टर से परामर्श लें, समय से हम उसकी दवाइयाँ वगैरह जो भी है वो शुरू करें, तो हमें जो लीवर का कैंसर होने का रिस्क, लीवर का बहुत ज़्यादा कमज़ोर या सिरोसिस होने का रिस्क, ये बहुत हद तक कम हो जाता है। और इसकी वजह से हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह, जितना सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है वैसा जीवन जी सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। बस हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती है, जैसे कि जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको कभी ये ध्यान रखना है कि कभी वो अपना ब्लड डोनेट ना करें, या कभी उनको कहीं चोट वगैरह लगी गई है या उनके शरीर से रक्तस्राव हो रहा है, तो जो भी उनके संपर्क में हैं आसपास जो लोग उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये ध्यान रहे कि वो डायरेक्ट रक्त के संपर्क में ना आएँ।
और अगर जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो। तो ये कुछ इस तरह की जांचें हैं जो अगर आप नियमित रूप से चिकित्सक से मिलेंगे तो वो आपको बहुत एक बेहतर तरीके से बता सकते हैं और आपको बिल्कुल भी सामान्य जीवन जीने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इस चीज़ की मैं सुनिश्चित करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं समय समय पर, क्या उनके ब्लड की जांच पहले की जाती है? हाँ, बिल्कुल। जो भी ब्लड डोनेट करते हैं उनकी ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी, सी और HIV इन सब के नियमित रूप से टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट में अगर वो ब्लड एकदम क्लियर होता है तभी वो आगे किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। उससे पहले अगर वो किसी भी तरह के उसमें कोई इन्फेक्शन है तो उस ब्लड को यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज आपने हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, बी और सी के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हम आपसे आगे ये जानना चाहते हैं कि अपनी भोजन नली को, अपने पेट को, अपनी आंतों को, लीवर को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं ताकि हेपेटाइटिस के संक्रमणों से हम अपने आप को बचा सकें। जी, ये भी काफ़ी सामान्य जन के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो सब जो मरीज हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी का जो संक्रमण हुआ है हमने उनके लिए बात की। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें तो हेपेटाइटिस बी सी नहीं है, हमें तो, लेकिन क्या हमें किसी और तरह का हेपेटाइटिस हो सकता है? तो जैसे मैंने बहुत ही शुरुआत में बताया था कि हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं वो सिर्फ एक कारण है लीवर को नुकसान पहुँचाने के। उसके अलावा भी लीवर को बहुत सी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती है, जिसमें बहुत ही एक आजकल जो मुख्य कारण है वो है कि वजन, डायबिटीज़। इसकी वजह से बहुत से लोगों के अंदर जो मोटापा है वो बहुत बढ़ा हुआ है, या कई बार देखा जाता है कि लोगों का वजन ज़्यादा नहीं, वो मोटे नहीं हैं, फिर भी अगर उनके लीवर का टेस्ट कराया जाए तो उसके अंदर हेपेटाइटिस उनको मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि खान पान जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। हम लोग जो नॉर्मल जो संतुलित आहार है उससे हम काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हमने अपने खाने पीने में बिल्कुल उनको जगह नहीं दी है अच्छी तरह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेपेटाइटिस हमें हो सकता है। तो अब जो एक आम व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? उसको पहले तो पता कैसे लगेगा कि उसको किसी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है? जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी केसेस में कि उसको पता लगे। कई बार उसका कोई लक्षण नहीं आते हैं। कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं कि जैसे थकान हो, या किसी को जो पेट के अंदर दाहिने हिस्से की तरफ हल्का हल्का कई बार भारीपन या दर्द महसूस होता है, या कई बार लोग जिसको नॉर्मल इंडाइजेशन या पेट की समस्या बोलते हैं कि ये पेट की समस्या है। तो ऐसे कुछ बिल्कुल ही सामान्य लक्षण होते हैं जो कई बार लीवर में सूजन या हेपेटाइटिस की वजह से हो सकते हैं। तो आपको उस समय डॉक्टर से मिलके उसका चेकअप करवाना है। अगर उसके अंदर आपको पता लगता है कि आपके लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो उसके अंदर हेपेटाइटिस लग रहा है आपको, तो कुछ जांचें उसमें आगे और करवाई जाती है, जैसे कि पेट का सोनोग्राफी, या कुछ मामलों में कुछ अन्य जांचें होती है खून की, वो करवाई जाती है। तो उससे आपके जो हेपेटाइटिस है उसके कारणों का पता लगता है और उसके बाद में उसका एक नियमित रूप से उपचार शुरू किया जाता है। तो उसके बाद में मरीज उससे पूरी तरह ठीक हो जाता है। और आगे कुछ इस तरह की जो लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस होते हैं जिनके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो व्यक्ति हैं अगर बिल्कुल खाना पीना बाहर का नहीं खाते हैं, जो भी घर का ही बना हुआ खाना खाते हैं, ज़्यादा बाहर की तली हुई मिर्च मसाले इस तरह की चीज़ें, या जिनका वजन बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को हेपेटाइटिस होने का रिस्क बहुत कम रहता है। तो मैं सभी को ये सलाह दूँगा कि एक संतुलित आहार और संतुलित जीवन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस तरह के खाद्य पदार्थों से जो कि शरीर को तुरंत तो नहीं लेकिन लंबे समय में बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। ठीक है, अपना वजन का हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा वजन ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर वजन बढ़ेगा तो ऐसे केसेस में आगे आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आपको वजन की वजह से लीवर के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड के बड़े शौकीन हैं, घर के खाने को पसंद नहीं करते हैं, और माता पिता भी उनके लिए फास्ट फूड जो है ले आते हैं। तो क्या बच्चों में भी ये समस्या, ये संक्रमण होने की संभावना है? बिल्कुल, बच्चों के अंदर भी आजकल जो है वो वजन बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर भी मोटापा बढ़ता है। तो यूजुअली ये है कि अगर बच्चे शुरू से ही अगर ज़्यादा वजन होगा उनके अंदर, तो जैसे जैसे वो युवा अवस्था में आएंगे, जब उनका उस समय भी वजन बढ़ा हुआ रहेगा, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो बचपन से ही ज़्यादा वजनी है तो उसके अंदर से जो फैट का जो मात्रा होती है वो लीवर के अंदर भी पाई जाती है। तो लीवर के अंदर अगर एक मात्रा से ज़्यादा अगर फैट पाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं लीवर को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो वो 10-15 साल 20 साल जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो समझने लगेगा कि उसे समझ आने लगेगी, हेल्थ कंसर्न उसको रहेंगे, तब तक कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि वो काफ़ी कई बार लेट भी हो जाता है और लीवर कमज़ोर
कमज़ोर हो चुका होता है। इसके अलावा सर एक फैटी लीवर की समस्या भी आम है। क्या है ये फैटी लीवर? ये हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हम हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे थे। हेपेटाइटिस से एक पहले की टर्म यूजुअली जिसको बोलते हैं फैटी लीवर। तो फैटी लीवर कुछ नहीं है, फैटी लीवर है कि लीवर के अंदर फैट जमा हो गई है। जैसे हम जो मोटे लोग होते हैं उनमें पेट के चारों तरफ फैट का डिपोजिशन रहता है, कुछ लोगों में जो पैरों के अंदर फैट का डिपोजिशन रहता है। तो जो ऐसी ही जो फैट होती है वो शरीर में सब हिस्से में पाई जाती है, और जब ये फैट लीवर में रहती है और वो एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाती है तो लीवर उसके अंदर बड़ा हो जाता है। लीवर में फैट की वजह से बहुत ज़्यादा फूल जाता है वो, तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। अब फैटी लीवर इतना कॉमन है कि आप लगभग अगर सभी लोगों का सोनोग्राफी करवाओगे तो उसमें से लगभग देखा जाता है कि 60-70% लोगों को फैटी लीवर आ जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये फैटी लीवर बहुत ही शुरुआती ग्रेड का रहता है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 रहता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है लीवर को। लेकिन हाँ, अगर उसको आप लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, आप अपना खान पान एकदम सही रखते हैं, तो वो फैटी लीवर आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो हो सकता है वो टाइम के साथ ठीक भी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपको फैटी लीवर ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में फैट आपके शरीर के साथ साथ लीवर में मौजूद है, तो फिर आपको उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, जो कि वो फैट आगे जाके हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक लीवर सिरोसिस के बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए कि लीवर सिरोसिस क्या होता है? देखो नवीन, होता क्या है कि जैसे किसी भी प्रकार का, चाहे वो वायरस का इन्फेक्शन हो या वो फैट की वजह से फैटी लीवर हो, या जो व्यक्ति शराब पीते हैं उसकी वजह से उनका जो लीवर वो फैटी रहता है, तो ऐसे में क्या होता है कि शुरुआती स्टेज में लीवर में फैट जमा होती है, वो आगे जाके धीरे धीरे लीवर जो फैटी लीवर है, या अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हुआ है, या हेपेटाइटिस की वजह से किसी को लीवर में नुकसान हो रहा है, तो ये जो सब किसी भी प्रकार के कारण जो लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये एक समय के बाद ये लीवर की कैपेसिटी से बाहर हो जाते हैं। तो जब लीवर की कैपेसिटी से बाहर हो जाते हैं तो लीवर जो होता है वो अपना साइज छोटा होने लग जाता है, जो श्रंकन हो जाता है लीवर। तो जब लीवर पूरी तरह से उसका साइज छोटा हो जाता है तो उसके अंदर उसे हम मेडिकल साइंस में हम सिरोसिस बोलते हैं। तो सिरोसिस एक तरह से, अगर हम इसका सामान्य भाषा में मैं बताना चाहूँ तो फैटी लीवर हुआ या इस तरह की जो भी चीज़ें हुई, ये हम बोल सकते हैं कि एक रिवर्सिबल है, उसको बदला जा सकता है। जो सिरोसिस है, किसी का लीवर एकदम कठोर हो गया है, बहुत ही छोटा हो गया, श्रंक हो गया है, तो वो यूजुअली एक इरिवर्सिबल स्टेज होती है। उसके बाद में आप लीवर को पुनः पहले जैसी स्थिति में, स्वस्थ स्थिति में लाना बहुत ही नामुमकिन है, और बहुत ही कुछ एक दो केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो सिरोसिस है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी रहती है। अदरवाइज एक बार सिरोसिस किसी को हो गया है तो सिरोसिस को पूरी तरह ठीक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। और सिरोसिस के बाद में कुछ इस तरह के शरीर में चेंजेस होते हैं, शरीर के अंदर कुछ कुछ जो ऐसे स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसे हम खून की नसों का प्रेशर बढ़ना या पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो सिरोसिस की वजह से जब किसी व्यक्ति को पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने लगता है तो वो आगे जाके दूसरे लक्षण भी उसके अंदर आने लगते हैं, जैसे कि पेट में पानी का भरना जिसे एसाइटिस कहते हैं, पैरों के अंदर सूजन आना, पीलिया बढ़ना, या फिर कई बार मरीज को खून की उल्टियाँ भी होती है, क्योंकि जो खाने की नली में खून की नसें हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कई बार फट जाती हैं, उसकी वजह से खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। जी, सामान्यतः हम ये माने कि जो अल्कोहलिक हैं उन्हें ये बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है? हाँ, अल्कोहलिक जो हैं अगर वो शराब का सेवन बंद नहीं करते हैं, उनका लीवर धीरे धीरे नुकसान में जाता रहता है, तो वो आगे जाके सिरोसिस में डेवलप हो जाता है। तो कमज़ोर लीवर को हम सिरोसिस कहेंगे, जो कि एक अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग लीवर की होती है जिसको करना बंद कर देता है, तो उसके बाद से जो उसके कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर निशांत, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। कोरोना के संक्रमण काल में हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के संक्रमण काल में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो हम यही कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा जो कारगर है कि हम अपना वैक्सीनेशन करवाएं कोरोना के लिए। और जो भी व्यक्ति हैं जिनको चाहे सिरोसिस है या किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, अगर उन्हें कहीं भी किसी प्रकार का कुछ डाउट है या कुछ उनकी क्वेरी है तो वो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कोई भी बीमारी कुछ एक केसेस को छोड़ के ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। ज़्यादातर केसेस में जो कई बार जो वैक्सीन के लिए जो हेजिटेंसी है वो लोग ये बोल के कर देते हैं कि हमें तो ये
इन्फेक्शन है या हमें हेपेटाइटिस है या कुछ इस तरह का है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर आपकी कुछ जांचें या कुछ आपका एग्जामिनेशन के बाद में आपको एक उचित सलाह देगा और वैक्सीनेशन बिल्कुल करवाना है। डॉक्टर निशांत वर्मा, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे हेपेटाइटिस को लेकर ये खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी और धन्यवाद मंदाकिनी जी। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर निशांत वर्मा, एमडी मेडिसिन, डीएनबी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। तो नवीन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ हमारा डॉक्टर साहब के साथ। हाँ मंदाकिनी जी, जाने अनजाने हम कितनी ही लापरवाहियां कर जाते हैं। बिल्कुल, अब समय कह रहा है कि आरोग्यम का वक्त खत्म हो चला है नवीन। हाँ मंदाकिनी जी, पर मैं देख रहा हूँ आपका हाथ कई बार आपके मास्क को छू रहा है। बिल्कुल नवीन, सॉरी। वाकई ये अनजाने में हुई गलतियां हैं जो हम पर भारी पड़ जाती हैं। तो आरोग्यम से विदा लेते हैं। मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया को दे इजाजत। नमस्कार।